दोस्तों सबको नमस्कार। जैसा आप लोग जानते हैं यूपीएससी की परीक्षा 30 सितंबर को संभावित है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की बात करें तो हिस्ट्री का वेटेज लगभग 30 क्वेश्चन का रहता है और उसके बाद साइंस का क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और करंट अफेयर का भी 28 से 30 रहता है। तो आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग देखेंगे, हालांकि ज़्यादातर मॉडर्न जैसे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज हम लोग उसी को समझने का, याद करने का और क्वेश्चन का पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग एंशियंट इंडिया से शुरू करते हैं, यानी प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि आर्थिक में क्वेश्चन पूछा गया था एंशियंट इंडिया से कि प्राचीन भारत के इतिहास में भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। हमें यह ध्यान रखना है कि प्राचीनतम साक्ष्य जो है पशुपालन और कृषि कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और वहीं चावल के अगर प्राचीनतम साक्ष्य ध्यान रखिएगा कि कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता था? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता था कैल्कोलिथिक युग। इसमें क्या होता था, तांबे और के औजारों से बने, पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन था, इसलिए ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है कैल्कोलिथिक युग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के समय तक किस रंग का उपयोग होता था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लाल रंग का प्रयोग हो जाता है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों, जिसे कहा जाता था चित्रित मृदवान, जो कि किस कलर का होता था? जो कि लाल रंग का होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो हम लोग देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक युग पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक युग किसे कहा जाता है? ऐसे युग जिसमें क्या है कि लेखन कला का तो ज्ञान था, लेखन कला का प्रचलन तो था, किंतु लेखन कला को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो इस रूप में अगर सिंधु सभ्यता को देखा जाए तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें देखते हैं कि पहले बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछे जाते थे, जिसमें कि 4 ऑप्शन के बाद 5वां ऑप्शन जो ई होता था, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि चारों में से कोई नहीं होगा, या तो कोई 2 होगा, मतलब 2 हो सकते हैं, एक से अधिक, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं। इस हिसाब से हमें ई ऑप्शन मारना होता था। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इसमें, कला और वास्तुकला। वास्तुकला के क्षेत्र में आप लोग देखे हैं कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद क्या है, विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं पक्की ईंटों से बनी इमारत ये भी है, जैसे ग्रिड पद्धति में प्रणाली था वहाँ पर। और क्या है, सड़कें एक दूसरे को जो है ना फोन पे काटती थी। तो ये सब था, तो ये सब इमारत वगैरह जो बने हुए थे पक्की ईंटों से बने हुए थे। इस प्रकार से देखते हैं तो मिनिमम तो 2 सही हो रहा था। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयोग में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल जो कि गुजरात में और भोगवा नदी के तट पर है, इसे ही क्या कहा जाता था? मिनी हड़प्पा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हम लोग सभी लोग को ध्यान होगा कि लोथल जो है एक बंदरगाह या फिर शिपयार्ड, डॉकयार्ड भी कहा जाता था। यहाँ पर क्या होता था, व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह था? लोथल। इसका देखते हैं कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गुजरात में क्या है, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि क्या है कि एक हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी। ये महाराष्ट्र में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, जो कि हथनौरा के नाम से भी प्रचलित है। तो हमें दोनों याद रखना होगा, नर्मदा नदी घाटी, और कहाँ पे मूल रूप से वो जगह था, हथनौरा। कह रहा है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो हम लोग देखे हैं कि मथुरा कला में तो विकास हुआ ही था, और बाहरी जो कुषाण वंश के जो शासक आए, जो कि उत्तरी उत्तरी भारतीय हिस्से में शासन करते थे, कश्मीर के इलाके में शासन करते थे, वहाँ से रेशम सिल्क रूट पे अपना आधिपत्य भी जमाया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म के क्या है कि कुषाण धर्म द्वारा गांधार कला का विकास किया गया, जिसमें हम लोग देखते हैं काफ़ी सुडौल जो है महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है, प्रतिबिंबित किया गया है। बड़े बड़े जो है दाढ़ी मूछ भी दिखाया गया, बड़े बड़े बाल भुआएं, तो इस प्रकार से दिखाया गया है। तो अब इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों में। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, यानी उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला।
भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो हम लोग ये भी देख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और यहीं पे क्या था कि इनका साम्राज्य विस्तार तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से भी ज़्यादा था। अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश से आगे म्यांमार तक इसकी सीमा छूती थी। तो उसके बांग्लादेश से भी आगे, अफगानिस्तान से भी आगे ईरान से सटा हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि महान जो है ऐतिहासिक सम्राट थे, जिनका क्या है साम्राज्य विस्तार, जिन्होंने क्या है इतना साम्राज्य विस्तार किया जो कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा था अगर देखा जाए तो। और इस क्रम में क्या है कि भारत में पहली बार मौर्य साम्राज्य द्वारा यह दिखाया गया कि नहीं, शासन की नींव किस प्रकार से रखी जा सकती है और किस प्रकार से विस्तार किया जा सकता है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जैसे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अभिलेख में कलिंग विजय की क्या वर्णन है? कलिंग विजय सबसे पहले तो अशोक से संबंधित है, और तेरहवां जो अभिलेख है उसी में इस बात का जो शिलालेख में वर्णन किया गया। इसके बाद से अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया था, और अहिंसा परमो धर्म इस सिद्धांत पे चल के क्या है इन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपना लिया था। और अपने बेटी जो है महेंद्र को और श्रीलंका भी भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का। तो आप लोग देख सकते हैं यही जो है कलिंग विजय की का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, जो कि 13वें बृहद शिलालेख में इसका वर्णन है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि चेदी वंश के शासक खारवेल से जुड़ा हुआ है, और ये भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पारी में स्थित है, इसमें भी यहाँ पे उल्लेख किया गया। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे? चेदी वंश के राजा खारवेल से भी, ये ध्यान रखना है। और कलिंग विजय का उल्लेख किस बृहद शिलालेख में? 13वें। ये बीबीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो हम लोग देखते हैं कि टेराकोटा का हल कब प्राप्त कहाँ से हुआ? बनवाली से। तो बनवाली आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि हरियाणा में था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जूते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। हम लोग को ध्यान रखना, जो कि 66वें बीसी में पूछा गया था कि जूते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और उसी में एक जैसे कि लोथल से शिपयार्ड का प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से क्या हुआ है? 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। मोहनजोदड़ो में तो अभी हम लोगों ने देखा कि अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, असनागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो दाढ़ी वाले प्रस्तर वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है। काफ़ी सारी चीज़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो अगर जुटे हुए खेतों का उल्लेख हो तो कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हम लोग देखते हैं कि आर डी बनर्जी थे, केन दीक्षित थे, वत्स साहब थे, बी ए स्मिथ नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है एक इतिहासकार थे, ठीक है, ना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। दयाराम साहनी जुड़े हुए थे, दीक्षित साहब जुड़े हुए थे, उसके बाद जोशी थे, काफ़ी सारे जुड़े हुए थे, विद्वान थे, लेकिन क्या ये बी ए स्मिथ क्या एक इतिहासकार थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि बोगाज गोई का महत्व इसलिए है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में क्या होता है, एशिया माइनर में क्या होता है, काफ़ी सारे जो है जैसे कि काफ़ी सारे देवताओं देवी देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। तो यही प्रश्न पूछा गया। तो आप लोग देख सकते हैं बोगाज गई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। नीचे दिए गए सूची को क्या है कि कोड के थ्रू माध्यम से मैच करें। तो देखिए ये क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, और यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो है ये जानने का कि एक तो एटलीस्ट कम से कम एक तो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट करें। जैसे चिरान चेचर सिवान के आसपास वाला एरिया था, और ये बिहार से प्राप्त हुआ था। यानी क्या कि बी का 4 है जो कि श्योर है। तो देखिए इसमें बी का 4 किस में आ रहा है, तो सीधा सीधी हम लोग देखते हैं, कुछ माथा लगाने की जरूरत नहीं है। बी का 4 से ये डायरेक्ट आ गया, जो कि CDPO में पूछा गया था 2005 में। उसके बाद हम लोग और दूसरा देख लें, जैसे उतनूर था। उतनूर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तेलंगाना से। गुफराल कहाँ से प्राप्त हुआ था? कश्मीर से। पदम पहली कहाँ से? तमिलनाडु से। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों में क्या है, कम से कम एक जो आप श्योर हो उसको कम से कम देख के उसके थ्रू एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी में सीडीपी में पूछा गया था 2005 में। देखिए ये प्रश्न था, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे महाजनपद है, 16 महाजनपद हम लोग पढ़ चुके हैं, और महाजनपदों की राजधानी क्या कहती है। जैसे इसमें भी हम लोग उसी प्रक्रिया को देखेंगे। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। जैसे अंग अंग आप लोग जानते होंगे, जो कि भागलपुर और मुंगेर से जुड़ा हुआ जिला है अभी वर्तमान में। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी राजधानी थी चंपा, जिसको चंपानगर भी कहते हैं। यानी बी का क्या है, श्योर है कि 3 होगा, बी का 3 होगा। तो हम लोग देखते हैं बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग अगला कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि मल्ल की राजधानी कहाँ है। जैसे क्या है कि आप लोग देखें, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। जैसे गंधार की देखते हैं, गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये तो सब लोग जानते होंगे। अभी हम लोगों ने गंधार किला का जिक्र किया था, जिसमें क्या है कुषाण वंश को हम लोगों ने देखा था। तो क्या है गंधार का क्या होगा, श्योर होगा तक्षशिला, यानी सी का 1। सी का 1 देखिए किसमें, ये वाले सेक्शन में है। यानी क्या है कि इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। और दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे कि मल्ल की राजधानी कहाँ है, कुशीनगर है, कुशीनगर। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दसराग युद्ध भी कहते हैं इसको, जो कि परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। आप लोग को ये चीज ध्यान होगा, यह क्या है, परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसी को सुदास और 10 जन के बीच में युद्ध हुआ था, ये आप लोग को ध्यान होगा। तो इसमें यही प्रश्न पूछा गया है, ग्रेजुएशन पूछा गया था कि दसराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध, परूसनी नदी जो कि वर्तमान में किस नदी के नाम से जानती है, रावी नदी, जो कि भरत जन के राजा कौन थे, सुदास थे। और इन्होंने क्या है कि 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इसी में ये कहा जाता है कि जिसके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ। आप लोग देखते होंगे कि क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था, कांस्य युग था। और उसके बाद आगे चल के जो साम्राज्य का विस्तार हुआ, मौर्य साम्राज्य का जो विकास हुआ, वहाँ पर क्या है कि लोहे की खोज ने इसमें क्या अहम भूमिका निभाई। इसकी वजह से जंगलों में क्या हुआ, कटाई वगैरह प्रारंभ हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ। क्योंकि उसके बाद कृषि कार्य भी बहुत तेजी से होने लगा, अब गहरे तौर पर खुदाई होने लगा, जिसकी वजह से क्या था, काफ़ी हद तक जो है गहरा कृषि अगर होने लगा, उसके बाद से क्या था कि उत्पादन भी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था। तो इसमें क्या है, लोहे का प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है साम्राज्य के विस्तार में, जनसंख्या के विस्तार में, इस प्रकार से। तो इसका देखते हैं हम लोग क्या कि कोई जो है प्राचीनतम तिथि इसमें निश्चित नहीं था, इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। ठीक है, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे बिहार का अगर नक्शा बना है तत्कालीन बिहार का, तो देखिए ये इस प्रकार से ये हो गया। तो ये गंगा नदी की अगर बात की जा रही, गंगा नदी तो सदियों साल से इसी क्षेत्र में बहती आ रही है। थोड़ा सा उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में विस्तार हो जाता था, हालांकि अभी संकीर्ण हो गई है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि जो मगध वाला क्षेत्र था, एरिया वाला, वो क्या था, दक्षिणी क्षेत्र में था, गंगा के दक्षिण में था। इस वजह से देखते हैं कि अरनत था, नहीं था। तक्षशिला तो उत्तर में, कुषाण सभी हम लोग देखा। चोल चेर पांडे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या है, दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत की नहीं, और गंगा नदी तो उत्तर भारत में, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल में होकर बहती है। तो गंगा नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मगध साम्राज्य था उसका दक्षिण क्षेत्र, गंगा के दक्षिण क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं कि जो है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की। तो आप लोग देखते होंगे कि रुद्रदामन, जो क्या है, जूनागढ़ अभिलेख अगर उल्लेख होता है तो रुद्रदामन का उल्लेख होता है जूनागढ़ अभिलेख में, जो है कृत्रिम झील का जो है जलाशय का निर्माण मरम्मत करवाया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप लोगों ने देखा अभी।
झांसी के पास, जैसे इसमें कुछ कुछ और भी पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है कि सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण का सूचना प्राप्त होता है कहाँ से, जूनागढ़ अभिलेख से। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गरबा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो हम लोग देखते हैं गुप्त कला का उसमें विकास हुआ था, जैसे देवगढ़ मंदिर सबका। इसमें क्या है कि दशावतार मंदिर, जो कि क्या है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, और यह गुप्तकालीन मंदिर है। इस प्रकार से देखते हैं कि जो है देवघर का मंदिर झांसी के पास जो है, और इलाहाबाद के पास गरबा मंदिर किस कला में महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, गुप्त कला के। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नवमा मंडल में पढ़ चुके हैं जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10वां मंडल में क्या है, कुल टोटल 10 मंडल, इसमें 10वां मंडल में चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 9वां मंडल में किसका उल्लेख है, सोम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद संहिता में कौन सा 9वां मंडल, जैसे आप लोग अभी देखे होंगे सोम वाला यही प्रश्न था, जो कि 42वीं 40वीं यूपीएससी पूछा गया, तो 1995 में यही आगे चल के रिपीट हुआ था 97 तो सोम का उल्लेख किससे है, ऋग्वेद के 9वें मंडल से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो आप लोग जानते हैं ऋग्वेद, इसकी रचना कौन किए थे, विश्वामित्र किए थे, ठीक है। और यही विश्वामित्र कौन थे, पुरोहित थे, किनके पुरोहित थे, आर्यों के प्रमुख जो है ना जन थे, और उसके पुरोहित थे, ठीक है। इसमें सुदास वगैरह का भी हम लोग उल्लेख पढ़े हैं। तो इस प्रकार से विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया, और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वैशेषिक दर्शन ने, ठीक है। हम लोग इसके जनक थे महर्षि कणाद। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ये तो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में, यानी कि कुंडल वन में, जो कि वैशाली जिला के निकट माना जाता है। तो अभी एनसीईआरटी में ये चीज़ हो गया है कि जो है पहले क्या था, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म क्या है 563 ईस्वी में, और जबकि क्या है कि महात्मा महावीर स्वामी का जन्म तिथि कब था, 599 AD, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस प्रकार से कौन कौन हुए उम्र में अगर बड़े हुए, कौन हुए, महात्मा महावीर स्वामी हुए, ठीक है। और महावीर स्वामी कौन है, महात्मा बुद्ध से पहले के काल के हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी की जन्म की बात हो जाएगी, जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में क्या है कि ये उल्लेखित है। इसमें क्या है, इस नए वाले में 599 AD हो गया है, और जो है पुराने वाले में क्या था 540 था, और महावीर बुद्ध का अगर जन्म की बात होगी तो 563 AD था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और जैन धर्म के कौन थे, 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में, पावापुरी आप लोग जानते हैं, जिसमें क्या है कि लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी में इन्होंने क्या अपना शरीर त्याग दिया, इस बात का ध्यान रखिए। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे, उनके जमाता जो इनको कहा जाता है, और ये क्या थे, प्रथम जो इनके शिष्य थे, ठीक है। जिसे कहा जाता है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और यशोदा और इनके मिलन से क्या है, एक प्रियदर्शना नाम एक पुत्री का जन्म हुआ। इसी का विवाह जो है जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो कि क्या बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और प्रथम शिष्य कहलाया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रियदर्शना कौन थी, महावीर स्वामी की पुत्री थी, और महावीर स्वामी के उनकी पुत्री के जो पति थे वो जमाली थे, और यही आगे चल के प्रथम शिष्य बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व, आप लोग को ध्यान रखना है कि यह क्या कहलाता है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए महायान में क्या था, जैसे क्या चतुर्थ बौद्ध संगीति आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि कनिष्क के काल में कुषाण वंश के शासन में हुआ था, जिसमें कि अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान, ठीक है। महायान में हम लोग क्या देखते हैं कि महायान में बुद्ध के ऐसे स्वरूप का का जो है का वर्णन हुआ है, या फिर इस प्रकार के स्वरूप का निर्माण हुआ है जो कि भव्यता को प्रदर्शित करता है, यानी क्या कि बहुत बड़े बड़े मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ये क्या है
कि इनके जो मूल्य थे, इनके जो विचार थे, उनका नहीं पूजा करके, उनको नहीं मान के, इनके ये क्या है कि जो है महायान में क्या है कि बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी पूजा करते थे। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें काफ़ी सारे मूर्तियों के निर्माण, और हीन यान में क्या हुआ, हीन यान में हम लोग क्या देखते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, उनके दिए हुए उपदेश, उनके दिए हुए मूल्यों, उनके दिए हुए ज्ञान, उनके दिए हुए आचरण, इन्हीं का क्या करते थे, पूजा करते थे, इन्हीं को मानते थे। तो यह क्या है कि वास्तविक भौतिकता में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये क्या है, यही हम लोग देखते हैं कि देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करने में क्या था, मूलभूत अंतर था। हम लोग देखते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया, ये भी आई क्वेश्चन है, सारनाथ में। ठीक है, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, ऋषि पत्तनम या ऋषि पत्तन, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे दिया, सारनाथ में। और धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब था, ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, प्रथम उपदेश, इसी कहता है प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, जिसमें क्या है कि इन्होंने क्या कहा था, दुख है, दुख का कारण, दुख का अंत है, और दुख का समाधान है। इसी को चार आर्य सत्य भी कहा गया है। तो यह क्या है, महात्मा बुद्ध के जो है के उपदेशों में, उनके मूल्यों में ये इस बात का पता लगाया सकता है कि दुख के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था। चलिए हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब क्या होता है, अपना शरीर का त्याग कर देना। यानी क्या है कि क्या है कि निर्वाण की को अगर बृहद रूप में देखा जाए तो इससे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया था। कहाँ त्यागा था, कुशीनगर में, जो कि अभी क्या है कि वहाँ पे क्या है, बौद्ध सर्किट का विकास हुआ है। और कुशीनगर में बौद्ध काफ़ी भिक्षुक आते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साधना करते हैं। तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश जो कि बिहार से सटा हुआ है, गोपालगंज से जाने का रास्ता है, तो आप लोग देख सकते हैं, कभी आप लोग जा सकते हैं। कुशीनगर में है, एक सिद्ध स्थल है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ निर्माण की घटना यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन काल की घटित हुई थी। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसे क्या कहा जाता था, धर्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ को अन्य नाम ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं महापरिनिर्वाण ये कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। इसमें क्या है कि मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे थे। और 483 इससे ईसा पूर्व, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। और यही अगर देहांत की बात है, मृत्यु की बात आ जाए, तो 483 ईस्वी, यानी कि 563 से 483, लगभग जो 80 साल का जो है इन्होंने क्या है जीवन अपना व्यतीत किया, उसके बाद अपना शरीर त्याग दिया। तो ये हम लोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिपिटक किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बौद्ध धर्म की है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक से अगर आएगा किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो यह क्या है, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, जिसमें कहा गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं का संकलन करके 3 भागों में बांटा गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया। जैसे विनय पिटक, विनय पिटक का क्या मतलब है, इसमें संघ संबंधी क्या थे, नियम थे, कानून थे, और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह क्या कहता है, विनय पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या था, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, लिखे तो किससे संबंधित है, तो आप लोग जैन धर्म याद रखें। ये त्रिरत्न की बात कर रहा है, ये त्रिपिटक की बात कर रहा है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तो हो गया, किससे हो गया, बौद्ध धर्म से हो गया। लेकिन त्रिरत्न की बात होगी, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि त्रिरत्न जो है, या फिर जो है जैन धर्म में इसी की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान थे, जैसे अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अभी हम लोग कलिंग के 13वें शिला के बारे में पढ़े थे। अहिंसा दोनों मानते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता का भाव था, ये लोग वेद को स्वीकार नहीं किए। और क्या है कि जो है ये जो है कर्म फल को मानते थे, और उसी आधार पर क्या है कि उदासीन थे वेदों के प्रति। रीति रिवाजों के अस्वीकृत थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे रीति रिवाज रिचुअल्स को ये मानते नहीं थे, ये उनके प्रति जो है इनका निराधार रहता था विचार। और वहीं आत्मदमन, जो कि आत्मदमन का क्या मतलब हुआ, जैसे संलेखना, आप लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए,
और वहाँ पे संलेखना के माध्यम से क्या अपना शरीर त्याग दिया। अभी वर्तमान में भी देखते होंगे जैन ऋषि मुनि क्या संलेखना के माध्यम से अपना देह त्याग करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो इस क्षेत्र में क्या था, दोनों अलग अलग थे, दोनों का अलग अलग जो है समानता नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म बोध ज्ञान बोधि व्यक्ति अपने वंश की किस पीढ़ी का। हालांकि ये क्वेश्चन बाद में यूज कर दिया गया था। इसमें कई जगह बोला जाता है कि ये 5वीं पीढ़ी था, कई जगह कहा जाता है 6वीं पीढ़ी का था। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि डाउट है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बराबर की गुफाएं। प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गिरी के लिए किया, आजीविकों के लिए। आप लोग ध्यान रखेंगे मक्खिली गोसाल द्वारा इसका क्या है कि इस विधि विधान का जो है प्रबंध किया गया था मक्खिली गोसाल द्वारा। और क्या है कि इसी में पहाड़ को काट वगैरह के क्या है कि जो है जब प्रतिकूल परिस्थितियां रहती थी मौसमी क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे मौसम खराब होता था बारिश वगैरह, तो पहाड़ी के बीच में रहते थे ये लोग। इसी निवास स्थान को क्या वहाँ पे क्या कहा गया, बराबर की गुफाएं। ठीक है, और अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय क्या है, बराबर की गुफा नगरजनी गुफाओं का क्या है विकास हुआ। और यहीं पे जो है अन्य गुफाएं जो है सुदामा गुफा कर्ण चोकर आदि गुफा भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आजीवक संप्रदाय। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मक्खली गोसाल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा जाता है कि आजीवक संप्रदाय में कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व से नियंत्रित एवं संचालित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। आप लोग जानते हैं उद्यन ने पाटलिपुत्र को बसाया था राजधानी के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उद्यन, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, उद्यन के द्वारा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम ये वाला था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। तो हम लोग देखते हैं कि उद्यन ने, यही सेम एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे क्या है ताम्रपाषाण कालीन युग और ताम्रपाषाण सभ्यता की नदियाँ। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें आप लोग देखते होंगे तो मालवा जो है भालागांव का पठार अभी भी स्थित है, जो कि क्या है कि नर्मदा नदी के आसपास है या फिर मध्य प्रदेश में आसपास है। तो आहार और बनास नदी जो है, सॉरी, मालवा के पास कौन था, नर्मदा नदी बहती थी। तो यानी डी का टी हो गया, 2 हो गया। तो डी का 2 में क्या है, एक ही ऑप्शन है सी में। इस प्रकार से ये हो गया। वैसे हम लोग देखते हैं आहार का क्या है कि जो है बनास से संबंधित कैथा जो है स्थल काली सिंह नदी संबंधित, और स्वालदा क्या है ताप्ती नदी और मालवा के नर्मदा नदी। क्वेश्चन है नेक्स्ट पाटलिपुत्र में बनाई गई प्रथम जैन संगीति किसके अध्यक्ष में, स्थूलभद्र। 2 हुए थे जैन संगीति, जिसमें क्या है कि प्रथम जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और द्वितीय कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था। और प्रथम में जो जैन संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। ध्यान रखेंगे किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की, उद्यन ने भी हम लोग देख हैं। उद्यन ने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली द्वारा किसके द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर वैशाली के आसपास से कभी आपको मौका मिले तो आप जाइए, हो के आइए। और ये कौन थे, लिच्छवी, वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे लिच्छवी। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो हम लोग देखे राजगिरी या गिरिब्रज थी। ठीक है, जिसको क्या है कि पहला जो है पुराणों के अनुसार मगध में शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, बृहद्रथ वंश। और इसी वंश का पहला राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और इसके अलावा जो है एक आप लोग देख पा रहे होंगे कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक। जैसे जीवक के द्वारा पुस्तक की भी रचना की गई है। तो यह कौन था, बिंबिसार का चिकित्सक। ठीक है, अजात शत्रु जैसे हरियक वंश, अभी हम लोगों ने अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि हरियक वंश से संबंधित कौन थे, बिंबिसार, अजात शत्रु, उद्यन। ये 3 शासक थे जिसमें उद्यन ने क्या किया था, आगे चल के पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो 2 आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो हरियक वंश जो है जिससे अजात शत्रु थे, बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे और उद्यन थे। और एक थे बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश से, मौर्य मौर्य वंश से थे। ठीक है, मौर्य वंश से थे। आप लोग ये चीज ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंडो को
चलिए हम लोग का 50 क्वेश्चन लगभग आज का टारगेट पूरा हो गया। कल हम लोग जैसे एक क्वेश्चन ही बचा हुआ, आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था, अभी हम लोग दिखा रहे थे। इस प्रकार से ये आज का टारगेट पूरा हो गया। कल कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट करने का, और 50 से जो आगे क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको कुछ समझ में आया होगा। इससे आगे करते हैं, डेली हम लोग करने का प्रयास करते हैं, और 30 सितंबर तक यूपीएससी के एग्जाम आते आते काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी हिस्ट्री वगैरह। इसी प्रकार से और विषय को हम लोग रोटेट करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग बने रहिए, आप लोग देखते रहिए। कमेंट में अगर आपको कुछ लगे और भी कुछ सुधार किया जा सकता है, या फिर आपको कोई समस्या हो, तो आप लोग हमसे कमेंट करके इस बात पे हम लोग क्या है कि डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।